हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल 20 अगस्त है, जो कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है प्राइमरी और जूनियर लेवल का। तो उसी से रिलेटेड सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने, जो कि आपको एग्ज़ाम के रूप में क्या करेगा, हेल्प करेगा आपके लिए थोड़ा बहुत। तो कल एग्ज़ाम है जो कि जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है आपको। अगर कोई किसी में डाउट है तो भी किन्हीं क्वेश्चन में आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि एक भी जो क्वेश्चन छोड़ेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, वो आपके लिए ही लॉस हो जाएगा। ताकि हो सकता है कि आप अगर किसी क्वेश्चन में तुक्का भी मारते हैं तो हो सकता है, चांसेस है कि वो आपका सही हो जाएगा। पर कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन क्या करने हैं आपको, अटेम्प्ट करने हैं। तो जिन्होंने बीएड किया हुआ है तो न्यूज़ तो सभी लोगों ने लगभग देखी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न आया है तो उस बेस पे देखिएगा। जो सेकेंडरी लेवल का जो पेपर है, लेवल 2 का जो पेपर है, उसमें कोशिश करिएगा कि अच्छे स्कोर, मतलब ठीक ठाक स्कोर कर पाएँ। और बाकी प्राइमरी का तो है ही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके सामने। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल का एक उदाहरण है। स्थूल कौशल मतलब होता है ग्रॉस मोटर स्किल। क्या होता है, एक होती है फाइन मोटर स्किल। क्या सीडीपी के जब हम लोग अपनी क्लासेस कर रहे थे तो उन क्लासेस के दौरान हमने फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम जल्दी कुछ 30 क्वेश्चंस हैं हमारे सीडीपी के, तो उन्हीं को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित स्थूल गति कौशल क्या होता है। ग्रॉस मोटर स्किल जो होता है हमारी सीधे मोटी भाषा में अगर इसकी बात करें तो ग्रॉस मोटर जो स्किल होती है वो हमारी जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं उनसे कार्य करने, बड़ी मांसपेशियों से जो, अर्थात हाथों से जो कार्य करते हैं, हाथ की भुजाओं से या पैरों से जो कार्य करते हैं, या अपनी बड़ी मांसपेशियों से जो कार्य किया जाता है, उन्हें ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। और फाइन मोटर स्किल उनको बोलते हैं जो कि जैसे हाथों की एंगल, पेन पकड़ना, उंगलियों का इस्तेमाल करना। तो जो छोटे उंगलियों का इस्तेमाल, पलकों का झपकाना। तो ये सब जो स्किल्स हो गई हमारी, ये फाइन मोटर स्किल्स में आ जाती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्थूल कौशल जो है, स्थूल कौशल का उपयोग एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर का उंगलियों, ये देखिए, ये जो बी नंबर पार्ट है ये हमारा किस में हो गया, फाइन मोटर स्किल में आ गया। टर्निंग पेजेस ऑफ अ बुक, किताब के पन्ने पलटना, पन्ने किससे पलटते हैं, उंगलियों के माध्यम से पलटते हैं, तो ये फाइन में आ गया हमारा। होल्डिंग अ पेंसिल, पेंसिल पकड़ना, ये भी हमारा फाइन में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बैलेंसिंग ऑन अ 1 फुट, एक पैर पर संतुलन करना, ही हमारा क्या हो जाएगा, स्थूल कौशल के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि इंग्लिश में ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिमाण है। डेवलपमेंट चेंजेस आज आर रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है, तो अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, किसी व्यक्ति का केवल अनुवांशिक ढांचा। तो बात यहाँ पे कर रहे हैं विकासात्मक परिवर्तन। विकासात्मक मतलब जो हमारा जो चेंजेस होते हैं, हमारे जो ग्रोथ ऑफ चेंज होता है, हमारा जो विकास होता है, मनुष्य का विकास होता है या किसी बच्चे का विकास होता है, तो वो किस पर डिपेंड करता है। तो विकास जो है हमारा कहीं ना कहीं वो आनुवांशिक होता है और पर्यावरण परिस्थितियों में, अर्थात हमारे सोशल इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बी में ओनली जेनेटिक बोला गया है, सी में केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक की बात की गई है, और हमारा डी ऑप्शन में ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अनुवांशिक जो जेनेटिक होता है और इन्वायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस पर क्या होता है, डिपेंड करता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। तो 2 से 6 वर्ष की अवधि को, तो सिंपल क्वेश्चन है, अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, प्रारंभिक बचपन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ये कुछ हमारे कथन से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन हमारे सीडीपी में भी मिल जाते हैं, मैथ्स पेडागोगी मिल जाते हैं, इंग्लिश हिंदी सभी में कथन से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मिल जाते हैं और सीडीपी में 2 से 3 क्वेश्चन क्या होते हैं पूछे ही जाते हैं, तो बड़े ही ध्यान से इनको पढ़ने वाले होते हैं। तो यहाँ पर एक कथन ए है जो कि बोल रहा है शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। कथन नंबर 1 क्या बोल रहा है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए है, उसका तर्क क्या है, रीज़न क्या है कि इन दोनों परिवारों और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो हमारे देखते हैं कि कथन में क्या बोला गया है कि कथन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो आर क्या है कि इन दोनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। और ऑप्शन ए अभी कथन बोल रहा है शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता जा रहा है। तो यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो किसकी, ए की सही व्याख्या करता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अर्थात प्याजे ने जो सिद्धांत दिया था उसमें किन किन कारणों का जो वर्गीकरण किया, किन किन कारणों को व्यक्त किया, जो अधिगम के सुगम बनाने के लिए किन कारणों को बताया, किन कारकों को बताया है। तो कौन कौन से कारक हमारे, शिक्षा की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, थर्ड ऑप्शन है हमारा मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, और फोर्थ है तो सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। तो बात है तो पुनर्बलन की तो बात तो प्याजे ने की नहीं थी, पुनर्बलन की बात किसने की थी, बीएफ स्किनर ने की थी। किसने की थी, जो सीडीपी में बाल विकास में जो पुनर्बलन की अगर सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं तो पुनर्बलन की जो व्याख्या की थी वो किसने की थी, स्किनर ने की थी। किसने की थी, स्किनर ने की थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। तो फोर्थ नंबर तो यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर बोल रहे हैं सेकंड या फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फोर्थ इज़। तो फोर्थ तो जिस ऑप्शन में है पहले तो आप देख लीजिए, पहले सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया और थर्ड ऑप्शन गलत हो गया और फर्स्ट ऑप्शन जहाँ फोर्थ है तो फोर्थ तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता। और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी एकमात्र ऑप्शन बचता है, जो कि क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको इसी तरह से सॉल्व हो जाते हैं। कोई एक ऑप्शन होता है जो सभी ऑप्शन में क्या होता है, कॉमन होता है, तो उन ऑप्शंस को देखना है हम लोगों को और क्या होता है और उन्हीं को देखना है, और जो एक ऑप्शन बचता है तो वही हमारा क्या हो जाता है, राइट ऑप्शन हो जाता है। तो कई क्वेश्चंस तो हमारे किससे ऑप्शन सही हो जाते हैं। तब देखिए इसमें ए, सी और डी में सभी में फोर्थ ऑप्शन मौजूद है, जबकि पुनर्बलन की बात जो स्किनर ने की थी, उन्होंने किसने बात की जाए तो प्याजे ने पुनर्बलन की बात नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो किस स्तर पर बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण रखते हैं और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मानसाएं और इरादे हो सकते हैं। अर्थात जो किस स्तर के बच्चे जो होते हैं कि उनकी कौन सी अवस्थाएं होती हैं बच्चों की, जिसमें वो ये देखते हैं कि बच्चे मतलब जीववादी दृष्टिकोण, मतलब कि वह ये देखते हैं कि हम लोग देखते हैं बच्चों को जैसे गिर जाते हैं तो उन्हें नहीं कई सारी कहावतों का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, गिर जाते हैं तो उनको बोलते हैं नहीं चींटी मर गई। इस टाइप से जो जो बच्चों को सिखाया जाता है कि इस बच्चे जो है सोचते हैं बादल हैं या कोई वस्तु है, उसको भी समझते हैं कि वो जीव है, वो भी बात करते हैं या वो उनको भी दर्द होता है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जीववादी सोच होती है, वो बच्चों में किन अवस्थाओं में होती है। तो देखते हैं अपने ऑप्शन में संवेदी चालक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है हमारी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसमें इस तरह के क्या होते हैं बच्चों में जो इरादे हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा।
किस सिद्धांत में भाषा किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण होती है? जाहिर सी बात है, संज्ञानात्मक विकास को लेव वाइगोत्स्की ने ही संज्ञानात्मक विकास की बात की थी। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? तो बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? तो प्रतियोगिता, जाहिर सी बात है, वाइगोत्स्की, पियाजे, इन सब के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड से डिस्कशन किया हुआ है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिताओं के द्वारा। तो गलत हो गया हमारा, यहीं पर साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास और दंड से बचकर और उद्दीपन प्रक्रिया से अनुबंध करके। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है, बाल केंद्रित कक्षा है, उसमें बच्चों के लिए कुछ कथन दिए गए हैं। इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है? तो निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तर की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, और 4th नंबर ऑप्शन है, केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। तो बाल केंद्रित कक्षा में, बाल केंद्रित कक्षा का अर्थ ये है कि बच्चे क्या हों कि वो उस बाल केंद्रित कक्षा, वो जिसमें ज्ञान का निर्माण करें, वो मतलब ज्ञान लेने के साथ साथ क्या करें, वो अपनी मतलब पूर्ण रूप से सक्रिय होने चाहिए हर तरीके से। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन देखा जाए तो अब कभी ऑप्शन तो सारे देखिए, ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय नकलची मतलब नेगेटिव पॉइंट हो गया ये हमारा, ब्लैक बोर्ड से उत्तर, तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव जो सेंस दे रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी भी नेगेटिव सेंस, तो पॉजिटिव सेंस यहाँ पर देखते हैं। कभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में, वो सेंस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग क्लासेस में भी नहीं कंप्लीट करते हैं, तो वो हमारी तर्क शक्ति से करने वाले होते हैं। तो जो बच्चों के स्तर से लेकर बच्चों के स्तर पर जो अच्छा हो, तो वो उसका ऑप्शंस क्या होता है? सही हो जाता है। तो इसी तरह से देखना है हम लोग, कुछ सारे क्वेश्चंस जाहिर सी बात है किताबों में नहीं मिलते, कुछ क्वेश्चंस अपने सेंसेस पर क्या होता है डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन सीडीपी में ज़रूर मिलेंगे कि सही युग्म को छांटने की बात की जाएगी। तो देखते हैं। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास क्या कहता है? कि कानून तय नहीं अपितु समाज में भलाई के लिए बदला जा सकता है। ये ऑप्शन हमारा सीधा सीधा गलत हो गया। गुड बॉय, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत को स्वयं चुना जाता है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा बोलता है कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास क्या बोलता है? कि किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि अच्छा है या बुरा है। तो ये हमारे दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्या हो गया? तो अच्छा लड़की अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास क्या बोलता है? दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो किस प्रकार के जो बुद्धि वाले हैं? तो यहाँ पर बात की गई है वनस्पतियों और जीवों की। वनस्पति और जीवी किससे रिलेटेड होते हैं? प्रकृतिवादी से होते हैं। किससे? प्रकृतिवादी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो हाँ, सीधी सी बात है, बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। तो बहुभाषावाद को क्या कहते हैं? मल्टीलिंग्विज्म। जो NEP 2020 की बात करते हैं, तो वो NEP 2020 में जो पॉइंट्स हैं उन पर हम डिस्कशन ऑलरेडी वीडियोज़ में अपने कर चुके हैं। तो NEP 2020 जो है क्या सिफारिश करती है? तो बहुभाषावाद की को क्या करती है? बढ़ावा देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं, और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? जाहिर बात है किसका उदाहरण है? जेंडर बायस का उदाहरण है, जेंडर पक्षपात का उदाहरण है ये, जिसमें कि क्या होता है कि लड़का और लड़की को एक डिफरेंस के रूप में जो जहाँ रखा जाता है, वो जेंडर पार्शियलिटी की बात की जाती है, जेंडर पक्षपात या जेंडर बायस की बात की जाती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। ये देखिए एक और कथन का यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। तो चलिए बात करते हैं। शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जो शिक्षक हैं बच्चों का जो आकलन मतलब असेसमेंट जो करना चाहिए वो विभिन्न प्रकार के आकलन तरीके, मतलब इसका अर्थ है कि सिर्फ मार्क्स के बेस पे या पढ़ाई के बेस पे उनका आकलन नहीं करना चाहिए। ऑल एक्टिविटीज़ जो बच्चे करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते हैं चीज़ों पर, खेल कूद में या किसी भी क्षेत्र में, तो उनसे अलग अलग तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ये एक कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो निष्कर्ष है, इसका तर्क क्या दिया जाता है कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर तर्क जो हमारा दिया गया है बिल्कुल सही तर्क दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है कि जो कथन एक है उसका जो तर्क है, ए का जो रीज़न है वो सही है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो यहीं पर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होता है, राइट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं हम आगे। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। और थर्ड है हमारा ए और आर, ए सही है लेकिन आर गलत है। गलत तो नहीं है वो, आर गलत किसी में मायने में नहीं है क्योंकि सही व्याख्या कर रहा है उसकी। ए और आर दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कि ए जो है ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। तो यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा कि यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग है। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये जरूर देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो कभी कभी जो नहीं है, जो छिपा हुआ होता है, वो क्वेश्चन को हमारा गलत करवा देता है। तो यहाँ पर क्या है, तो कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। तो छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ जाते हैं, वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, वे कैसे पहुँचें। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देता है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। तो ये तो नेगेटिव पॉइंट ही हो गया। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल ही गलत हो गया हमारे यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। और ऑप्शन नंबर डी हमारा है कि रचनात्मकता मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब जो गलत है वही सही है, अर्थात यहाँ पर बात की गई थी नहीं की। तो तीनों ऑप्शन हमारे जो है वो सही हैं और एकमात्र ऑप्शन जो हम लोग गलत लग रहा, जो नेगेटिव लग रहा था, वो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, हमारा राइट ऑप्शन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो समावेशी शिक्षा की बात की गई, तो समावेशी शिक्षा के लिए क्या ज़रूरी है। तो समावेशी शिक्षा जो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, अर्थात समावेशी शिक्षा मतलब सभी लोग एक साथ एक ही जगह पर बैठकर जो पढ़ते हैं। तो उसका जो होना चाहिए, जो उसका क्या ज़रूरी होनी चाहिए, लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, फ्लेक्सिबल पेडागोगीज, अगम्य इमारत मतलब इनसेसिबल बिल्डिंग, अनम्य मानसिकता, रिजिड माइंडसेट और स्टैंडर्डाइज करिकुलम मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो जितना जो हमारा पाठ्यक्रम होगा, जो शिक्षा शास्त्र होगा, जितना ही लचीला होगा, जितना फ्लेक्सिबल होगा, जितना सुगम होगा, उतना ही क्या होगा, बच्चे को शिक्षा के लिए क्या होगा, ज़रूरी होगा या उपयोगी साबित होगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या है, राइट ऑप्शन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। सामाजिक संचार में, सामाजिक संचार का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, सोशल कम्युनिकेशन, जो बाहर जो बातचीत का जो है गुणज व्यक्त। तो ऑटिज्म आत्म केंद्रितता या स्वलीनता, जाहिर सी बात है पठन वैकल्य हमारा किससे रिलेटेड हो गया, जो छात्र पढ़ नहीं पाता है। तो जाहिर सी बात है जब किसी से बातचीत करेंगे तो पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं है ना, वहाँ पर कोई चीज़ हम ऐसा तो है नहीं कोई स्क्रिप्ट लेकर जा रहे हैं वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पठन वैकल्य तो नहीं होगा, गुणज वैकल्य बिल्कुल नहीं होगा, गतिमान दिव्यांगता बिल्कुल नहीं होगी। तो ये जो हमारा आत्म केंद्रितता या स्वलीनता, वो हमारा किससे रिलेटेड है, सोशल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सामाजिक संचार से रिलेटेड है।
निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? तो मदद करता है, यहाँ पर पॉजिटिव वे में बात हो रही है, तो विविधता को महत्व, ठीक है। गैर प्रशासनिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र या मानकीकृत परीक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विविधता को महत्वपूर्ण, जितना विविधता मतलब हो गया हमारा वंचित समूहों, सुविधाहीन और वंचित समूह की बात होगी तो जाहिर सी बात है उनमें पार्टीशन में पढ़ाना नहीं अलाउ करना चाहिए, उनको समूह में विविधता में को महत्व देना चाहिए। कि दरअसल यहाँ पर बात की जाए कि कोई मल्टी लैंग्वेज में है, किसी को मतलब क्या है कि कोई बहुभाषा को जानता है, कोई एक भाषा को जानता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अलग अलग समूहों में पढ़ाया जाए, एकीकृत पाठ्यक्रम का यूज़ किया जाए, एक ही शिक्षा में, एक ही कक्षा में बैठाल कर एक ही स्थान पर सभी को क्या शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पर विविधता को महत्व देना जो है वो किसमें, सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों में मदद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसे समावेशन में मदद मिलेगी? तो किसे भाई देखते हैं, चलते हैं ऑप्शन में किसे मदद मिलेगी। श्रवण बाधित छात्र में, दृष्टिबाधित छात्र में, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र में, या गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र में। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत करने में। अब देखिए सामग्री जो है किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करने में, अगर श्रवण बाधित छात्र है, कोई सुनने में है, तो जाहिर सी बात है कोई सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। तो देखा जाए तो इन सभी ऑप्शंस में कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है या कोई ज्ञान है जो उसको कोई चीज़ दर्शाया जा रहा है, दिखाया जाए, दृष्टिबाधित को देखने में असुविधा होगी, श्रवण बाधित को सुनने में अक्षमता होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर प्रकार के जो हमारे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, ये सभी प्रकार के छात्रों में कहीं ना कहीं पाई जाएगी और असुविधाजनक होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये सभी जो हैं असुविधाजनक हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हुई यथोचित संयोजन रणनीति का सहयोग में? गुणज वैकल्य, कैलकुलेटर का प्रावधान। हाँ, गुणज वैकल्य जाहिर सी बात है जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है कैलकुलेटर का यूज़ करता है, तो यहाँ तो ये ऑप्शन सही है हमारा। पठन वैकल्य, लंबे लंबे लिखित, तो पढ़ने का जो पठन वैकल्य जो है डिसलेक्सिया से संबंधित है, तो लंबे लंबे लिखित कार्य, तो ये तो रिटन संबंधित हो गया, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। ऑडियो टेप, श्रवण दोष, ऑडियो टेप देना। अब भाई जिसको श्रवण दोष है उसको ऑडियो टेप कैसे दिया जा सकता है कि जो सुन ही नहीं पा रहा है उसको टेप देने से क्या मतलब है? तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। दृष्टिहीन चित्र वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना, अरे तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है तो यही सही युग्म है, तो गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? प्रारंभिक मतलब प्राइमरी कक्षा में कौन सा बेहतर है? बिना समझे नकल करना, करके, अब ये तो कई बार हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, तो करके सीखना जो प्रारंभिक कक्षा में ज़्यादा रूप में क्या है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये देखिए एक और क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन है जो कि कथन से रिलेटेड है। अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, ये हमारा अभिकथन है। और तर्क क्या है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम एक विद्यालय में सामाजिक अवसरों की भागीदारी महत्वपूर्ण है और अधिगम महत्वपूर्ण रूप से एक सामाजिक क्रिया। तो ए जो है हमारा कथन सही है, बी भी सही है, पर जो आर है वो व्याख्या इसकी क्या कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए और दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट पर चलते हैं। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें
असंबंधित खंडों का विभाजित करना, नेगेटिव सेंस, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, नेगेटिव सेंस, उन्हें संदर्भहीन, संदर्भ रहित की बात नहीं की गई है यहाँ पर, संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया ये। उन्हें उचित संदर्भ में प्रस्तुत करना, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? ठीक है, यहाँ पर नहीं की, नॉट की बात की गई है। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, या परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। डी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करते हैं इसको ज़्यादा। देखिए चौथा क्वेश्चन है जो कि कथन से रिलेटेड है। सीडीपी में चौथा क्वेश्चन आया हमारे सामने कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्र के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारा क्या है, कथन है। इससे तर्क क्या दिया गया है कि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत सी महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं व्याख्या कर रहा है हमारा, किसका जो तर्क है वो अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे, जो कि बोल रहा है 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। अर्थात जो बच्चा है वो स्वयं का मूल्यांकन किसके बेस पे करता है, विस्मरण के बेस पे, अनुकृति, अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान की बात की, मेटाकॉग्निशन जो है ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मेटाकॉग्निशन अर्थात अधिसंज्ञान की बात यहाँ पर, कि अधिसंज्ञान मतलब स्वयं जो है मूल्यांकन कर लेना। बच्चों में भ्रांतियाँ होना डैश है, असामान्य, अप्रारूपिक या एटिपिकल, नेचुरल यानी प्राकृतिक, या रेयर मतलब दुर्लभ। तो यहाँ पर नेचुरल है, जो गलतियाँ होती है वो नेचुरल होती है, वो बड़ों से भी होती है, बच्चों से भी होती है। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, या शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। तो जाहिर सी बात है जो लर्निंग में जिसको प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात है वो चीज़ों को क्या होगा, अवॉइड करेगा, एफर्ट नहीं डालेगा, और वो क्या होगा, टालने की उसकी कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी। तो यहाँ पर देखिएगा बात है आंतरिक प्रेरणा की, इनर मोटिवेशन कैसे आएगा कि रुचि के कारण। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है कि अगर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो अंदर से आता है ना, इंटरेस्टिंग जो है, इंटरेस्ट जो है कहाँ से आता है, हमारा अंदर से आता है, इंटरनल प्रेरणा देता है हमारा। नगद इनाम तो ये एक्सटर्नल हो गया, पुरस्कार जीतना के लिए किसी खेल में भाग लेना ये भी एक्सटर्नल हो गया, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना ये भी एक्सटर्नल ही हो गया। तो रुचि के कारण जो इंटरेस्ट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन 29 नंबर क्वेश्चन। तो द लास्ट क्वेश्चन इज सीडीपी का जो लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। पर्यावरणीय कारक अर्थात जो सोशल से रिलेटेड है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। रवैया, प्रेरणा, रवैया एटीट्यूड, मोटिवेशन, प्रेरणा, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, व्यक्तित्व लक्षण, या स्कूल विद्यालय। अब आप इस सोच रहे होंगे पर्यावरणीय कारक क्या है, तो पर्यावरणीय कारक अर्थात यहाँ पर हो जाएगा जो पर्यावरण से सोशलाइजेशन पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है। अब देखिए हमने कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं उनको ऑप्शंस की मदद से सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर जो ये जो तीन ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शन है रवैया, जो कि रवैया जो होता है वो क्या होता है बच्चों में, जब किसी भी व्यक्ति में क्या होता है उसके मतलब क्या होता है उसके इंटरनली होता है। मोटिवेशन, प्रेरणा भी इंटरनली होती है,
व्यक्तित्व लक्षण ये कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक रूप से डिपेंडेंट हैं, जो एकमात्र जो अभिन्न जो कि हम लोग देखते हैं रीजनिंग सॉल्व करते वक्त कि जो है कि डिफरेंस पार्ट को, जो डिफरेंट पार्ट है जो तीनों में चारों ऑप्शंस में जो डिफरेंट पार्ट हैं उनको कहीं कभी कभी क्या रीजनिंग में वही सही पार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तीनों जो हमारे जो हैं वो हमारे जो व्यक्तित्व से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर डिफ़र है, जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, स्कूल की बात करते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो गाइज यही थे हमारे क्वेश्चन, जो कि 30 क्वेश्चंस थे हमारे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। कथन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। और जितना अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की होगी, उम्मीद है, और आप अच्छे से एग्ज़ाम करके आएंगे और ज़्यादा अच्छे से अच्छे नंबर आप हासिल करेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।